हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करती हूं। स्वागत करने के साथ साथ हर बार की तरह ये आशा भी करती हूं कि आप सभी होंगे स्वस्थ, अपने ध्यान रख रहे होंगे अपने स्वास्थ्य का और बहुत अच्छे से दिनचर्या का पालन करते हुए पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना। बहुत बढ़िया। तो एक बार तालियों के बीच आप सभी का स्वागत मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमने अपनी पाठ्य पुस्तिका गोधुली काव्यखंड से 5 पाठ कंप्लीट कर लिए हैं और आज मैं लेकर आई हूं आपके समक्ष आपकी ही पाठ्य पुस्तक का काव्यखंड से पाठ 6 कविता है आ रही रवि की सवारी। कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। जी हाँ, आपको पता ही है, महानायक अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी। इनकी कई कविताएं हैं, बहुत सी प्रसिद्धियां भी हैं, वो सब हम कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आपको हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन से जुड़ी बहुत सी जो कही अनकही बातें हैं वे भी आप सुन सकें, समझ सकें। और साथ ही साथ इनके द्वारा रचित बहुत ही प्यारी सी कविता है आ रही रवि की सवारी। किस तरह से जब सूर्योदय होता है और कितना सुंदर, कितना प्यारा, कितना सुहावना मौसम होता है या माहौल होता है सुबह का, और कौन कौन इसकी अगवानी में खड़े हो जाते हैं, सब कुछ देखेंगे हम इस कविता में। तो आ जाइए, एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलते हैं कवि परिचय की ओर। हरिवंश राय बच्चन जी, नमन करते हैं हम हिंदी के सभी साहित्यकारों को, रचनाकारों को, कवियों को, जिन्होंने अपनी रचना के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से और अपने विचारों की उत्कटता के माध्यम से हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की। हरिवंश राय बच्चन जी, जन्म 27 नवंबर सन 1907, मृत्यु 18 जनवरी 2003। हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक। न केवल इन्होंने कविताएं ही लिखी बल्कि इन्होंने गद्य रचनाएं भी की। वे हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी, छायावाद से मैंने आपको भली भांति परिचित करा दिया है। आपको याद है ना छायावाद किसे कहते हैं? छायावाद किसे कहते हैं बताओ? 4 आधार स्तंभ कौन है? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? बोलो बोलो बोलो। पंत प्रसाद वर्मा निराला। छायावाद, वेरी नाइस। छायावाद किसे कहते हैं? जब मन के भाव और प्रकृति के तालमेल के साथ जब रचना की जाती तो छायावाद कहते हैं। ये भी बहुत बढ़िया जवाब आपका। तो ये हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उत्तर छायावाद क्या है भाई? उत्तर छायावाद मीन्स छायावाद युग के बाद जो युग है उसके, ठीक है। छायावाद के पूर्व यदि कहते तो छायावाद से पहले की रचनाएं होती। छायावाद का उत्तर कहा है, मतलब छायावाद के बाद की रचनाएं। क्लियर? उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। बहुत प्रसिद्ध है उनकी ये मधुशाला रचना। कृति मीन्स रचना। भारतीय फिल्म उद्योग के प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन जी उनके सुपुत्र हैं। उनकी मृत्यु 18 जनवरी सन 2003 में सांस की बीमारी की वजह से मुंबई में हुई थी। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का अध्यापन भी किया। बाद में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ भी रहे। अंग्रेजी का अध्यापन किया। अध्यापन मतलब समझते हो ना, टीचिंग, प्रोफेसर थे वे। साथ ही साथ भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ भी रहे। अनंतर राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। ना केवल रचनाकार, ना केवल कवि, ना केवल साहित्यकार, बल्कि आप देखिए यहाँ राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। बच्चन जी की गिनती हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में से होती है। लोकप्रिय, जो सबके चहीते होते हैं, ठीक है। और देखते हैं इनके बारे में। जितनी बातें कही जाए वो कम है। उनकी कृति दो चट्टानें को 1968 में हिंदी कविता के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी कृति दो चट्टानें, ठीक है, उसको क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब? सन 1968 में। किसको? दो चट्टानें। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि बच्चन जी को कौन सी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो कौन सी रचना? दो चट्टानें। कब मिला? 1968 में। क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसी वर्ष उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा इफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बिरला फाउंडेशन ने उनकी आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान भी दिया। सम्मान पे सम्मान, सम्मान पे सम्मान, इतने सम्मान की यहाँ आधी भी लिखा रहता है कि और भी कई सम्मानों से इन्हें सम्मानित किया गया।
बच्चन जी को भारत सरकार द्वारा सन 1976 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। इतने सारे पुरस्कारों के एकमात्र कवि हरिवंश राय बच्चन जी अपने आप में एक पहचान है, अपने आप में एक नाम है, अमिट छाप जिन्होंने छोड़ी हिंदी साहित्य पर, वे हैं कवि हरिवंश राय बच्चन जी। प्रमुख कृतियां हैं इनकी, प्रमुख कृतियां देख लीजिए। कविता संग्रह की यदि हम बात करें, गद्य संग्रह भी है, उपन्यास भी होंगे, कहानियां भी होंगी। पहले हम काव्य संग्रह की बात करते हैं। तेरा हार, तेरा हार 1929 में हुई। मधुशाला जो कि सबसे प्रसिद्ध है इनकी रचना, जब भी कभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे तो कहीं ना कहीं ये मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश ये सभी नहीं की हैं। मधुशाला उनमें सबसे प्रसिद्ध रचना रही जो कि सन 1935 में पब्लिश हुई। मधुबाला सन 1936 में, मधुकलश सन 1937। देखिए आप लाइन से आप देखते जाइए। आत्म परिचय कक्षा 12वीं एनसीईआरटी पुस्तक में आत्म परिचय इनकी बहुत अच्छे से दी गई है ये कविता, ठीक है, सन 1937 में। आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं सन 1969। नीड़ का निर्माण फिर सन 1970। बसेरे से दूर सन 1977। देश द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक सन 1985। आप देखिए ना, हर वर्ष कई रचनाएं इन्होंने लिखी जो कि इस मतलब हिंदी साहित्य में प्रकाशित होती गई और ये सबके लिए लोकप्रिय कवि और साहित्यकार बन गए। चलते हैं सूर्य की सवारी या आ रही रवि की सवारी। कवि ने इसमें, रवि क्या है बताइए, रवि किसका पर्यायवाची माना जाता है? सूर्य का। क्या और भी आपको रवि या सूर्य के पर्यायवाची याद हैं? और बताइए सूर्य के और कितने नाम हैं या और कौन कौन से नामों को आप जानते हैं? ठीक है, रवि हो गया, रवि की सवारी हमने देखा, तो रवि भी सूर्य है। और क्या है? सूर्य, रवि, भास्कर, दिनकर, दिवाकर। जैसे यदि मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ ना तो ऐसे याद रहता है, सूर्याय नमः, रविवाय नमः, भास्कराय नमः, दिनकराय नमः, दिवाकराय नमः, भानु नमः, तपेशाय नमः, मार्तंडाय नमः, सविताय नमः, अंशुमालिय नमः, सावित्रे नमः, खगाय नमः। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो सूर्य के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कवि ने सूर्य की जो मतलब सूर्य पर आधारित कविता लिखी है कि किस तरह से जब सूर्य उदय होता है और प्रकृति में जो सुंदर सा वातावरण छा जाता है उसका वर्णन किया है। नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। एक और बात बताऊं, जब हम भी आपकी तरह स्कूल में पढ़ते थे ना, तब हमने भी ये कविता पढ़ी थी, तो ये कविता तो बिल्कुल दिल और दिमाग में बसी हुई है। नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। जब सूर्योदय होता है तो क्या हो जाता है? नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है। जैसे ही सूर्योदय होता है चुपचाप से चटक चटक कर फूल खिलने लगते हैं। गुलाब जैसे चुटकी बजाकर बच्चे को उठाया जाता है ना, छोटे से बच्चे को चुटकी बजाकर उठाते हैं कि वो जाग भी जाए, रोए भी नहीं अच्छे से। तो उसी तरह से जिस तरह से सूर्योदय होता है तो नए नए कुसुम, फूल, पुष्प खिल जाते हैं। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। ऐसा लगता है क्योंकि स्वर्ण जो सूर्योदय होता है तब कैसा प्रकाश रहता है? स्वर्णिम, सुनहरा, चारों तरफ वातावरण स्वर्णिम हो जाता है, सोने की तरह हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने स्वर्णिम मतलब सुनहरी पोशाक धारण कर ली हो। क्यों? क्योंकि भाई रवि की सवारी आ रही है, सज धज कर आ रहे हैं सूर्यदेव। ये इन्होंने इस कविता में बताया है। और देखते हैं क्या है। कवि सूर्योदय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूर्योदय के समय सूर्य नई किरणों से सजा रथ पर सवार प्रतीत होता है। उस समय कलियां एवं फूलों से प्रकृति सज धज जाती है। जलपूर्ण बादल सूर्य की लाल किरणों के पड़ने से सुनहले रंग का हो जाता है। कवि को यह दृश्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई राजा सोने की पोशाक धारण कर रथ पर सवार होकर आ रहा हो। तो यहाँ पर उन्होंने सूर्य को रथ पर सजा हुआ एक राजा की तुलना दी है। रूपक कह सकते हैं कि आ रही रवि की सवारी। तो इसमें रूपक अलंकार भी कह सकते हैं, मानवीकरण अलंकार भी कह सकते हैं कि यहाँ पर सूर्य को
किसकी भांति माना है? राजा की भांति। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा लगता है मानो राजा की भांति सूरज आ रहा हो, आ रही रवि की सवारी। सवारी किसकी आती है? राजा की। तो यहां पर मानवीकरण अलंकार भी है और रूपक भी दिया गया है। क्लियर? देखिए, पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां कविवर बच्चन जी द्वारा लिखित कविता आ रही रवि की सवारी से ली गई हैं। इनमें कवि ने सूर्योदय का बड़ा ही मोहक मनोहारी वर्णन किया है। किरण रूपी रथ पर सवार होकर सूर्य कवि को एक राजा के रथ के समान प्रतीत होते बताते हैं कि सूर्य को उन्होंने कैसा बताया? एक महान, एकदम तेजस्वी राजा की भांति। उन्हें लगता है कि घोड़े से सुसज्जित राजा का रथ हो और स्वर्ण की पोशाक पहन राजा उस रथ पर सवार होकर तथा उनके मार्ग को फूलों से सजा धजा दिया हो, क्योंकि जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्य के उगते ही, प्रकाशित होते ही फूल खिल जाते हैं, मंद मंद हवा चलती है, पक्षी चहचहाते हैं, कलरव की आवाज आती है, बहुत ही सुंदर सुहावना वातावरण हो जाता है। ठीक वैसे ही सूर्योदय के समय उदित हो रहे सूर्य की किरणें रथ के घोड़े के समान लगती हैं। आपने जब भी कहीं चित्र देखा होगा सूर्य का, किस तरह से देखा है? 7 घोड़ों पर सवार एकदम रथ पर आरूढ़ सूर्य नारायण। देखा है कभी सूर्य का चित्र? देखा है? नहीं देखा है तो देखिएगा। उसमें 7 घोड़ों से सवार एकदम रथ पर आरूढ़ रहते हैं, सारथी भी रहता है, साथ ही साथ सूर्य देव बैठे हुए रथ पर दिखाई देते हैं। तो फूलों के खिलने से वातावरण मोहक बन जाता है। जल से पूर्ण बादल का रंग सुनहला हो जाता है, क्योंकि जो उषा की किरणें या सुबह प्रभात की किरणें जो बिल्कुल लालिमा लिए होती हैं, जब वो जल पर, नदी पर, पोखर पर, तालाब पर वो किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ सुनहरी चादर बिछ गई हो। ठीक है? जल से पूर्ण बादल का रंग सुनहला हो जाता है। सुबह के समय का ऐसा दृश्य देखकर कवि को ऐसा लगता है जैसे सूर्य की सवारी आ रही हो, क्योंकि राजा कैसे आता है? सज धज के, अपने बेहतरीन पूरी अल्टन पलटन के साथ। अतः प्रस्तुत कविता में कवि ने सूर्योदय कालीन प्राकृतिक दृश्य का स्वाभाविक चित्र उपस्थित किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छे बिंबों के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि हाँ, हमें भी लग रहा है कि हाँ, कवि ने कोई अतिशयोक्ति नहीं की है, कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखा है, जो हमें भी प्रतीत होता है कि हाँ हाँ बिल्कुल सही है। सुबह प्रातःकाल लालिमा छाई रहती है, सुनहरा सुनहरा एकदम वातावरण होता है, तो उसी का उन्होंने बहुत सुंदर चित्रण किया है। विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन। अभी मैंने कहा ना कि सूर्योदय होते ही फूल खिल जाते हैं, पत्ते धीरे धीरे मंद मंद हवा में पत्ते हिलने लगते हैं, पक्षी कलरव करने लगते हैं, चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देती है। सुबह जब भी पहले, अभी तो हम लोग अलार्म से उठते हैं, सुबह जब गांव की वातावरण की यदि याद करें ना, तो सुबह कैसे होती थी? अरे चलो उठो, पक्षियों की आवाज आ रही है, पक्षी अपने अपने घोंसलों से बाहर जाते हैं। एक है ना, जागिए कृपा निधान भोर भय अंगना, वन में चिड़ैया बोली कग्गा बोले अंगना, ऐसी एक मुझे याद आया। तो सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती है। ऐसा लग रहा है मानो कि जो पक्षी हैं वो राजा की सवारी आने का जो स्वागत कर रहे हैं, अच्छे से गा कर रहे हो। ठीक है? छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। रात में क्या रहते हैं आकाश में? तारे। अब जैसे ही सूर्योदय हुआ, तारे तो भाग जाते हैं। ठीक? तो यही उन्होंने बताया कि जब रवि, राजा रवि की सवारी आती है तो सभी उसकी स्वागत किस तरह से करते हैं। ठीक? कवि बच्चन जी कहते हैं कि सूर्योदय के समय पक्षीगण कलरव करने लगते हैं। कलरव क्या है? कलरव पक्षियों की आवाज को कहते हैं। ध्यान रखना, चिड़ियों की चहचहाहट, चिड़ियां भी पक्षी हैं। यदि पक्षियों के साथ जोड़ा जाता है तो पक्षियों के साथ चहचहाहट नहीं जोड़ी जाती है, पक्षियों के साथ कलरव। ठीक? समय सूर्योदय के समय पक्षीगण कलरव करने लगते हैं। बंदी तथा चारण ईश्वर अथवा राजा के गुणगान करने लगते हैं। सूर्य के प्रकाश में आकाश में टिमटिमाते तारे प्रकाशहीन अर्थात लुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार कवि को सूर्योदय के समय का दृश्य प्रतीत हो रहा है और बड़ा ही मनोहारी चित्रण उन्होंने इस कविता में किया है।
प्रस्तुत पंक्तियां, जब भी हम किसी पंक्ति का भावार्थ लिखते हैं या अर्थ लिखते हैं, ठीक, तो उसमें हमें ये बताना ही होता है कि ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं वो किस कविता की हैं और इसके कवि कौन है। इसलिए जब भी हम कविता पढ़ेंगे तो इससे संबंधित कवि का नाम भी आएगा और कविता का भी नाम आएगा। तो ये आप याद रखिएगा कि जब भी आपकी परीक्षाओं में या जो भी टेस्ट वगैरह हों, तो उनमें जब भी प्रश्न आ जाए कि आशय स्पष्ट कीजिए या भाव स्पष्ट कीजिए, तो आपको ये बताना होगा कि ये किस कविता की पंक्तियां हैं और कौन इनके कवि हैं। क्लियर? तो प्रस्तुत पंक्तियां कविवर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित कविता आ रही रवि की सवारी से उद्धृत हैं। इसमें कवि ने सूर्योदय कालीन दृश्य का स्वाभाविक वर्णन किया है। कवि का कहना है कि सुबह होते ही पक्षीगण अपने कलरव से वातावरण को गुंजायमान बना देते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही मनोहारी मधुर सी आवाज आती है। बंदी तथा चारण प्रभु राजा की स्तुति करने लगते हैं तो प्रकाश के फैलते ही तारे समूह ओझल हो जाते हैं। जो तारों के समूह रहते हैं वो लुप्त हो जाते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि सुबह होते ही प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है। प्रकृति के कण कण में एक नया उत्साह, नया जोश, नई जागृति आती है। सभी अपने अपने नियमित कर्म में लग जाते हैं या नियत कर्म में लग जाते हैं। प्रातःकाल एक नए जीवन की शुरुआत, प्रातःकाल एक नव जीवन की शुरुआत, जैसे कि पक्षियों का नव, जैसे कोई भी बीज हम बोते हैं और उसमें अंकुर जब आ जाता है तो नया पौधा जन्म लेता है, उसी प्रकार से नई सुबह हम सब के लिए एक नया जीवन लेकर आती है। क्योंकि हम तो सो गए, अब हमें नहीं पता कि हम सुबह जागेंगे भी या नहीं, लेकिन परमात्मा की कृपा से फिर हमें एक नई सुबह मिली, फिर एक नया जीवन मिला, तो धन्यवाद अर्पित करना चाहिए ईश्वर को। कवि रवि की सवारी की तुलना राजा की सवारी से करते हुए कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार राजा का यशोगान प्रजा करती है, उसी प्रकार सूर्योदय के स्वागत में प्रकृति अपना सौंदर्य और सुषमा बिखेर देती है। जहां कहीं भी राजा आते हैं या कहीं से गुजरते हैं तो किस तरह से वहां की प्रजा अपना बहुत अच्छे से गुणगान करती है राजा का, उनके स्वागत में सब कुछ न्यौछावर करती है। ठीक उसी तरह से जब सूर्योदय होता है तो प्रकृति भी संपूर्ण अपना सौंदर्य सूर्य के लिए उड़ेल देती है। चारों तरफ पुष्प खिलने लगते हैं, मंद मंद हवा चलने लगती है, पक्षी कलरव करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि राजा आ रहे हैं ना, रवि की सवारी आ रही है। समझ आया? चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर है, रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। क्या कहा है कवि ने? पुनः पढ़ते हैं, देखिए। चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर है, रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। अब भाई कौन उचकना चाहता है, कौन उछलना चाहता है, और कौन ये उछलना चाहता है लेकिन ठिठक कर रह गया? आखिर रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी। कौन है रात का राजा? कहीं रात का राजा, बताओ जल्दी, दिन का राजा कौन? सूर्य। तो रात का राजा कौन? चंद्रमा। यस, बहुत सही, यही होगा, है ना। आ रही रवि की सवारी। अब ऐसा लगता है कि सूर्योदय के होते ही संपूर्ण प्रकृति तो बहुत मतलब सुंदर हो गई है। साथ ही साथ कवि ने यह भी कहा है कि सूर्योदय के इस मनोरम दृश्य को देखकर मन इतना प्रसन्न हो जाता है, परंतु निस्तेज चांद को देखकर मन खिन्न भी उठता है। क्योंकि जो रात का राजा था वो दिन में तो एकदम भिखारी की तरह हो गया है। जो रात में अपने साथ कई असंख्य सैनिकों को लेकर चल रहा था। कौन असंख्य सैनिक? तारे, जो टिम 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 करते तारे अनेक हैं। वो अब क्या हुआ? दृश्य को देखकर मन प्रसन्न होता है, परंतु निस्तेज चांद को देखकर मन खिन्न उठता है कि संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का पतन या विनाश निश्चित है। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान, अंत काल पछताएगा जब निकलेंगे तन से प्राण, भजले हरि हरि। ठीक है, अर्थात इस जीवन में, संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है। शाश्वत अर्थात सदैव रहने वाला, और इसी का विलोम कहें तो वो होता है नश्वर। ठीक है, तो हम क्या है? हमारा शरीर क्या है?
नश्वर है, शाश्वत तो नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का पतन या विनाश निश्चित है। ठीक, तो यहां पर बड़ा अजीब सा लगता है कि जो रात का राजा था आज वही भिखारी की तरह हो गया है। तो राजा, प्रजा, सुख, दुख, खुशी, गम, ये सब आते जाते रहते हैं, कुछ भी चिरस्थायी नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियां कविवर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित कविता आ रही रवि की सवारी से ली गई हैं। इसमें कवि ने संसार की क्षण भंगुरता मतलब नश्वरता की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है कि कवि सूर्योदय कालीन प्राकृतिक सौंदर्य देख अपना हार्दिक प्रसन्नता प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन रात भर अपनी चांदनी से शीतलता प्रदान करने वाले निस्तेज चांद को देखकर ठिठक भी जाते हैं कि प्रसन्नता तो बहुत है, लेकिन वही रात का राजा था वो अब उसका कोई मतलब वो भिखारी की तरह हो गया है। ये क्या है? क्योंकि रात का राजा चांद असहाय भिखारी के समान प्रतीत हो रहा है। कवि को ऐसा परिवर्तन यह सोचने को विवश कर देता है कि उत्थान पतन अथवा जीवन मरण प्रकृति का शाश्वत नियम है। कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए व्यक्ति को अपने उत्थान या ऐश्वर्य पर ना तो इठलाना चाहिए और ना ही पतन पर व्यथित होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन के उतार चढ़ाव हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं जो आते ही रहते हैं। ना तो जब हमें बहुत सारा सुख चैन मिल रहा हो तो एकदम अपने अहंकार में डूबकर सब कुछ भूलना चाहिए, ना ही जब मुसीबतें या मुश्किलें आती हैं तब पूरी तरह से निराश होकर बैठ जाना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा धैर्य, उसका संबल, उसका सहारा, यही कहना चाहिए परमपिता की मुसीबतें आने दीजिए, क्योंकि जीवन है तो मुश्किलें आएंगी, परंतु हे परमात्मा इतनी शक्ति देना कि मैं उन मुसीबतों को उठा सकूं, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कवि ने यही कहा है कि जो राजा था वो अब भिखारी की तरह खड़ा है, मतलब जीवन में कुछ भी शाश्वत नहीं है, संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है जो सदा सदा के लिए हो। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अटल है, निश्चित है। प्रकृति अपने नियम से चलती है, इसलिए सुख दुख दोनों स्थितियों में व्यक्ति को समान भाव रखना चाहिए। गीता का यही संदेश है। भाषा इसमें खड़ी बोली हिंदी है, सुना होगा ना, सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान, कल राजा कोई और था कल होगा कोई और, है ना। मतलब वही है कि फिर हम जब पछताते हैं, अंत समय पछताएगा प्राण जाएंगे छूट भजले हरी हरी। तो यहाँ पर हमें बस यही हमेशा इस सत्य को अपने मन और मस्तिष्क में रखना चाहिए कि जीवन नश्वर है। धन दौलत ये सब क्यों कहते हैं कि हाथ का मैल है? बड़ा अजीब सा लगता था बचपन में कि धन दौलत को हाथ का मैल क्यों कहते हैं, लेकिन हाँ अब समझ में आता है कि धन दौलत वास्तविक रूप में हाथ का मैल है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा सुख, निरोगी काया, निरोग रहो, स्वस्थ रहो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, सब कुछ हम कमा सकते हैं। और साथ ही साथ अपने आप पर कभी घमंड नहीं करना है, क्योंकि ये जो दिखाई दे रहा है ये तो कुछ है ही नहीं। आज ऐसा है, कल बच्चा था, आज युवा हुआ, कल बुढ़ापा आ जाएगा और चले जाएंगे। तो ये सब जीवन के नियम है, प्रकृति का चक्र है जो कि हमेशा निरंतरता के साथ चलता है। यही बताया है कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने। आशा करती हूँ आपने बहुत ध्यान से सुना है कि ना तो रात का जो राजा था वो दिन में राजा है, ना तो जो दिन में राजा है वो रात में ही राजा रहेगा। अर्थात हर एक का दिन आता ही है और हर एक के सुख और दुख आते ही हैं। सुख दुख से हम क्या कोई भी नहीं बच पाया है, इसलिए सुख या दुख में अधिक हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हमेशा हमेशा सामंजस्य बिठाकर चलना चाहिए और हर स्थिति में धैर्यपूर्वक अपना जीवन बिताना चाहिए। तो किसी प्रकार की चिंता नहीं करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पढ़ाई की चिंता तो आप एकदम छोड़ दो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है आपके लिए, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन, हिंदी मीडियम की बात कर रही हूँ मैं, 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी, जैसे NTSC, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट, UPSC, बैंक, इंश्योरेंस, कहा ना, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप सभी होनहार और कर्मठ विद्यार्थियों को 100% फ्री प्रोवाइड करता है।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम केवल 1 या 2 चैप्टर्स को फ्री नहीं देते हैं, संपूर्ण कंप्लीट सिलेबस है भाई, 100% फ्री, वो भी ऑल सब्जेक्ट्स का। तो सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे और भी जो होनहार स्टूडेंट्स हो वे भी ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।